गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर आज हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उन फैक्टर्स की हम बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर हैं और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो इन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट हो जाता है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट। सेकंड इसके अंदर आ जाता है टेम्परेचर। थर्ड इसमें आएगा प्रेशर, एयर प्रेशर। फिर उसके बाद में आ जाता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फिफ्थ नंबर में इसके अंदर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद में प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फिर उसके बाद में सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बाद में है रेडिएशन, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, 7। और ये इतने प्रकार के जो है वो इसके अंदर चीजें हैं। प्रेशर जो है उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि डायरेक्टली किसी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन आपने देखा होगा कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर कोई गैस को डिसॉल्व करना हो, तो जब वो गैस को डिसॉल्व करते हैं तो वो प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी की रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रेशर जो है वो उसको अफेक्ट करता है रेट को। ठीक है, तो हालांकि हमने इसमें सॉल्यूशन वाले लेसन में हमने पढ़ लिया इसको, तो यहाँ इसको इतना ज़्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे। अब इनको एक एक करके हम लोग बात करते हैं इनके बारे में कि ये किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करती है। तो देखिए, अगर मैं जो है रिलेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अगर ज्यादा होगी तो रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अगर कम होगी तो रेट भी कम होगा। क्लियर? इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लिया ये यहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी हुई हैं और इनके ऊपर हमने क्या करा, केरोसिन डाल दिया। केरोसिन, ठीक है। अब केरोसिन जो है वो आपको पता है कि आग जो है तुरंत लगती है उसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर आग लगाते हैं या कंबशन की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं तो कंबशन स्टार्ट होता है। अच्छा, जैसे ही इसके ऊपर आग लगाई जाएगी तो केरोसिन क्योंकि या पेट्रोल डाला हुआ है तो
एकदम से आग जलेगी, एकदम से ब्लास्ट होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो जो आग की जो स्पीड है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो कम होती जाएगी तो हम ऐसा कहते हैं कि कम इसलिए हो रही है क्योंकि जो केरोसिन ऊपर इसके डला हुआ था वो तो खत्म हो गया, वो तो बर्न हो गया, तो वो रिएक्टेंट जो था जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन जो है कम होनी स्टार्ट हुई तो आग के जो जलने का प्रोसेस है, कंबंशन जो है उसका रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आई बात? तो कंबंशन की रिएक्शन से हम इसको समझा सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रेट जो है अपने आप ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ केरोसिन और पेट्रोल, ये इसका एग्जांपल है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है, ये पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन का, और जो सेकंड फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो भैया, जनरली टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। बट मैंने यहां जनरल वर्ड लिख दिया है, जनरली ऐसा होता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। उसका रीजन है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो आपस में तेजी से रिएक्ट करते हैं, और वो तेजी से रिएक्ट करने के कारण जो रिएक्शन होनी होती है वो क्या होती है, फिर उसका फ्लो जो है, उसका जो रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी लेसन में आगे जाके हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, और कोलिजन थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो कोलिजन का मतलब टक्कर होता है, टक्कर। अब होता क्या है कि जब वो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो उनसे प्रोडक्ट बनते हैं। अब वो टकराएंगे कब, जब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाएगी। तो टेम्परेचर से फिर बेसिकली होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो जैसी एनर्जी बढ़ेगी टक्करें ज्यादा होंगी, ज्यादा होने से क्या होगा, रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर एक लॉ भी है कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, 10 डिग्री, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेट जो है वो 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर देने से रेट जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट है। टेम्परेचर से हम लीशेडेली प्रिंसिपल जो है वो भी कनेक्ट होता है। लीशेडेली प्रिंसिपल तो ये कहता है कि टेम्परेचर जो है उसको, उसका इफेक्ट देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर यहाँ ये नहीं लिखा होगा कि कौन सी डायरेक्शन वाला रेट चेंज होगा। जैसे हम लीशेडेली प्रिंसिपल की बात करें तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ना वो अलग अलग तरीके से पड़ता है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये क्या चलती हैं, बैकवर्ड चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर रेट इंक्रीज कर दें तो ये फॉरवर्ड चलती हैं। समझ में आया ना बात? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर रेट हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेट उसका बढ़ेगा तो सही, ये तो सही है कि रेट बढ़ेगा, लेकिन वो डायरेक्शन कौन सी में बढ़ेगा, बैकवर्ड में बढ़ेगा। तो इसलिए ये इन दोनों को आप आपस में कनेक्ट करके पढ़ोगे कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद
थर्ड इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, यहाँ मैं इस जो टॉपिक को सिर्फ एक इक्वेशन की मदद से, एक रिएक्शन की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए 2NO प्लस O2 ये कोई रिएक्शन है, 2CO प्लस O2, ठीक है। दोनों में नाइट्रस ऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई और ये तो बन जाएगा 2NO2 और ये बन जाएगा 2CO, ठीक है। फिर यहां आ जाएगा, ये रिएक्शन की कुछ चीजें आपको बता दी गई हैं कि भाई ये वाली तो फास्ट है और ये स्लो है, ठीक है। अब इनको देख के तो अपने बता ही नहीं सकते कि फास्ट कौन सी है स्लो कौन सी है। तो अब हम इसकी नेचर को देखेंगे, नेचर को देखते हैं। ये वाली फास्ट रिएक्शन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसकी मैं बात करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, उसके साथ फिर ये रिएक्ट होगा और इसमें भी क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा और उसके साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट होगी। तो अब आप सोच के देखो कि इन दोनों में से आसानी से कौन सा टूट जाएगा। तो अपन जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा आसानी से टूटेगा, डबल बॉन्ड फिर उससे मुश्किल से और ट्रिपल बॉन्ड सबसे मुश्किल से। तो फिर ये वाला आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो इसका मतलब ये हुआ रिएक्ट भी आसानी से कौन करेगा, इसके साथ, तो NO करेगा। अगर ये इजीली रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और CO जो है वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है और उसको टूटने के लिए टाइम की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो रिएक्शन है वो आसानी से नहीं होगी या इजीली नहीं होगी, इसका मतलब फिर वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये फास्ट जो रेट है, ये रेट लिखा हुआ है, इसका स्लो है और इसका फास्ट है, तो किसकी वजह से है, इन दोनों की नेचर की वजह से है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट आसानी से बन जाते हैं उसका रेट जो है वो फास्ट होगा और जिस रिएक्शन में आसानी से प्रोडक्ट नहीं बनते हैं उसका रेट जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। क्लियर हुई बात। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। थर्ड ये हो गया अपना टॉपिक और थर्ड के बाद में इसके बाद में आता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है वो किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को जो है अफेक्ट करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के अंदर उसके अंदर खुद पार्टिसिपेट ना होकर वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। ज्यादातर ऐसे बोला जाता है बढ़ा देते हैं, तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि चेंज कर देते हैं, कम भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर कोई जो है ऐसी रिएक्शन है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रही है तो फिर उस रिएक्शन का रेट जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन को वो अफेक्ट करेगा और दोनों की रिएक्शन को अगर रेट बढ़ जाएगा या रेट कम होगा तो दोनों ही रिएक्शन उसी रेट से कम हो जाएंगे या उसी रेट से बढ़ जाएंगे, तो इसलिए वो अफेक्ट उसका नहीं बढ़ेगा। जनरली हम ऐसा मानते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं, तो वो अपने को ये देखना पड़ेगा कि वो कैटलिस्ट किस प्रकार का है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा।
तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। कैसे कर देते हैं? इसका कनेक्शन एक्टिवेशन एनर्जी से होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है अगर कैटलिस्ट ने कम कर दी तो रेट बढ़ जाएगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की वजह से बढ़ जाती है तो रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी वाले टॉपिक में ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर हम इसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे देखो यहां पर ये एक मान लेते हैं कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा पीस है, ठीक है, 100 kg इसका वेट है, ठीक है, और ये वुड है, ठीक है, एक बहुत बड़ा तना है लकड़ी का 100 kg का। इस साइड में यहां पर ये देखिए यहां पर ये वुड पाउडर है, ठीक है, और इसका जो वेट है वो भी 100 kg है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि अगर इनको आग लगा दी जाए, इनका कंबशन कर दिया जाए, तो फिर कौन सा वाला ऐसा है जो जल्दी जल जाएगा? तो सोच के देखो कौन सा जल्दी जलेगा? ये वाला जल्दी जलेगा, तो पाउडर है ना लकड़ी का जो बुरादा है वो जल्दी जल जाएगा। जल्दी इसलिए जल जाएगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया इससे क्या है, ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा क्यों है? कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हो गए हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल को आप जैसे इसको फैला दो, इस पूरे बुरादे को इस प्रकार से ऐसे फैला दिया जाए तो इसका तो एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन का। तो ये तो सभी को पता है कि एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन जो है वो किस प्रकार से अफेक्ट करता है। तो देखो भैया एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन आपने हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो होता कैसे है? लाइट की प्रेजेंस में होता है, रेडिएशन की प्रेजेंस में होता है। अगर हम किसी भी प्लांट को अंधेरे के अंदर रख दें, डार्क रूम के अंदर रख दें, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो या तो रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये निकलता है कि जब हम रेडिएशन को इंप्लीमेंट करते हैं, रेडिएशन डाली जाती है या लाइट डाली जाती है किसी भी प्लांट पर, तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर है? ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 2HCl ये बनता है, इस प्रकार से बनता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है कभी भी डार्क में नहीं, ये हमेशा लाइट में होती है। तो लाइट में होने का मतलब ये हुआ कि लाइट अगर प्रेजेंट है तो फिर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल जाएगा। इसका मतलब लाइट की वजह से इसका रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? डार्क रूम में अगर करेंगे तो हो सकता है ये प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट होकर ये बनाते हो, HCl बनाते हो, लेकिन जो रेट है वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। तो ये आपको फैक्टर मैंने बता दिए इसके कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं, और ये सारी चीजें क्या होती हैं इनके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और रेट लॉ क्या चीज होती है, इनके बारे में हम